तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पिछले वीडियो में जानकारी मिल चुकी है कि मैथ का सीरीज आप लोगों के लिए बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रही है। तो ये मैथ सीरीज का पहला वीडियो होगा। वैसे इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं, उसे भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से नंबर्स और नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके होंगे कहीं और, लेकिन हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसे होगी जो आप पढ़े तो होंगे लेकिन याद नहीं होगी। तो हम एक बार आप सभी को रिवीजन करवा देंगे। आप सभी पढ़े हुए हैं, समझे हुए हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि 5 मिनट 10 मिनट के बाद हम चले जाएंगे तो बिल्कुल भी वीडियो को अभी स्किप करके निकल जाइए। वो 5 मिनट भी समय आप बर्बाद नहीं कीजिएगा, वो समय आप कहीं और इन्वेस्ट कीजिए, ठीक ना। अगर आप देखना चाहते हैं तो सभी सीरीज को और सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा एक सही तरीका से। आधा अधूरा ज्ञान संकट का कारण बनता है और मैं चाहूँगा कि आप संकट का कारण इस ज्ञान को प्राप्त करके न लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वो बगल में जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर आप पेंसिल फेंक करके मारिए या फिर ये पेन, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करते हैं नंबर्स और नंबर सिस्टम से, और इसमें हम लोग टोटल 5 टॉपिक को क्लियर करेंगे। पहला जो आपका टॉपिक रहने वाला है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। दूसरा आपका रहने वाला है संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न। नंबर सिस्टम पर जो भी प्रश्न आधारित होंगे उन सभी प्रश्न को देखेंगे। तीसरा आपका है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जिसे आप सभी बहुत आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर सिंप्लीफिकेशन को आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कंसेप्ट के साथ तो आपको सिंप्लीफिकेशन का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन पर जितना सारा क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जामिनेशन में, उस क्वेश्चन को भी आप रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर हम लोगों का रहने वाला है घात घातांक करनी, इस पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। उसके बाद वर्गमूल घनमूल को देखेंगे। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद जो है बहुत सारा चैप्टर है, एवरेज है, एज है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ट्रेन है, टाइम एंड वर्क है, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है। उसके बाद ढेर सारे चैप्टर हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग इन्हीं 5 टॉपिक को क्लियर करेंगे जो नंबर्स और नंबर सिस्टम पर आधारित है। तो ये जो है लगभग 10-12 वीडियो तक जाएगा और सभी वीडियो आधा घंटा से 1 घंटे तक का होगा। तो आप सभी पूरा समय दीजिएगा तभी कवर हो पाएगा, नहीं तो समय बर्बाद नहीं कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का रहेगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, इस पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सबसे पहले इसको जान लेते हैं। दोस्तों आप सभी पढ़े होंगे प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, भली भांति पढ़े होंगे। हम आप सभी को रिव्यू करा देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक। तो 1 2 3 से लेकर के जहां तक हम गिनती कर सकते हैं ये सभी क्या हो जाएगी, प्राकृत संख्या होगी। अगर हम इसमें 0 भी शामिल कर दें तो अब ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं हो जाएगी, यानी कि होल नंबर हो जाएगी। प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर हो जाएगी। अगर इसी में हम क्या करें, ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृत संख्या को शामिल कर लें तो ये क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल पूर्णांक संख्या हो जाएगी, इंटीजर, ठीक ना। आप सभी भली भांति जानते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में एक्स्ट्रा 0 आती है। इसके बाद सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या न ही प्राकृत संख्या हो सकती है और न ही पूर्ण संख्या हो सकती है। इसके बाद दोस्तों
इसी में आता है सभी पूर्णांक संख्या जो होता है वो जो है परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है और सभी परिमेय संख्या जो होता है और अपरिमेय संख्या अगर मिला देंगे इसमें अपरिमेय संख्या भी, तो ये क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। ठीक ना, ये क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या। तो ऐसा भी कह सकते हैं सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, सभी परिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। लेकिन सभी वास्तविक संख्या न ही परिमेय संख्या हो सकती है, न ही पूर्णांक संख्या, न ही पूर्ण संख्या और न ही प्राकृत संख्या। तो इस डायग्राम को आप एक बार कंसेप्ट से समझ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या को भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक ना, तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के बारे में आप सभी बचपन से पढ़ते आए हैं। एक बार बताइए कि अभाज्य संख्या क्या होगी, अपने मन में भी गुनगुनाइएगा। यानी कि प्राइम नंबर क्या होगी? अभाज्य संख्या। इसी को कहते हैं रूढ़ संख्या भी। क्या कहते हैं इसी को? या में रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। तो दोस्तों प्राइम नंबर जो होता है वैसी संख्याएं, यानी कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, सभी तो नहीं होगा, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक से कटता हो और स्वयं से कटता हो, वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। इसके अलावे किसी से भी नहीं कटता हो। कहने का मतलब एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक से कटता हो और स्वयं से कटता हो और किसी भी अतिरिक्त संख्या से नहीं कटता हो। जैसे कि अगर हम प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल ले लेंगे तो उसमें आ जाएगा 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, इस तरह से बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर जो है 2 जो है एक से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, यानी कि स्वयं से भी कट रहा है। इसलिए पहला प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा। और दोस्तों ध्यान में रखिए, पहला प्राइम नंबर जो है सम संख्या है। बाद बाकी जितना भी प्राइम नंबर है सबका सब विषम संख्या है। ये भी सोचने वाली बात है। तो 2 जो है एक एकलौता प्राइम नंबर है जो सम संख्या है। उसके बाद सभी विषम संख्या है। आगे बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या या फिर इसे कहते हैं यौगिक संख्या। भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या क्या है? कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों जान लीजिए, वे एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, वो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या, यानी कि यौगिक संख्या हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 4। 4 जो है एक से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। तो स्वयं और एक के अलावे ये जो है 2 से भी कट रहा है, यानी कि स्वयं और एक के अलावे किसी और से भी कटने लगे तो वो हो जाएगा भाज्य संख्या। कहने का मतलब कंपोजिट नंबर, डिविजिबल नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। इसके बाद कोप्राइम नंबर भी है, तो कोप्राइम नंबर को भी जान लीजिए। कोप्राइम नंबर क्या है? तो कहता है एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर एक के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो। कहने का मतलब जिन संख्याओं का HCF 1 हो जाए वो कोप्राइम नंबर कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब क्या है कोप्राइम नंबर? जान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम आपको एक बार उदाहरण दे देते हैं। जैसे कि 2 तो प्राइम नंबर है ही और यहाँ पर 3 भी ले लेंगे। तो ये दोनों क्या है? एक ऐसा युग्म है, ऐसा समूह है जिसका कॉमन फैक्टर 1 है। कहने का मतलब इसका HCF क्या है? HCF जो है 1 है, इसलिए ये दोनों कोप्राइम नंबर है। अब ले लेंगे हम 2 और 4। अब क्या ये कोप्राइम नंबर है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या है? 1 तो दोनों में कॉमन है ही, साथ ही साथ 2 भी दोनों में कॉमन है। तो 1 और 2, 1 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 भी है। तो मतलब कि 2 संख्या कॉमन में है, इसलिए ये कोप्राइम नंबर नहीं होगा। अगर यहाँ पर हम बात कर लेंगे 3 और 4 का,
तो दोस्तों ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन संख्या क्या है, 1 है। तो 3 को लिख सकते हैं 3 × 1, 4 को लिख सकते हैं 4 × 1। तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 है ना, इसलिए 1 के अतिरिक्त कोई और चीज़ कॉमन नहीं होना चाहिए, वही हो जाएगा को प्राइम नंबर। यहाँ पर हम ले लेंगे 6, 7 और 9। तो यहाँ पर को प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 कॉमन है, तो 3 जो है यहाँ पर भी कॉमन है। तो ये जो है को प्राइम नंबर हो जाएगा। सभी में जो है क्या कहता है कि 1 कॉमन आना चाहिए। तो इसमें तो 1, 2, 3 है, इसमें 1, 3 है, 9 है, इसमें लेकिन 7 है। तो सभी में तो 1 ही आया है कॉमन, इसलिए ये भी को प्राइम नंबर हो जाएगा। इसके बाद आपका जैसे कि है 2 और 9 है, ये भी आपका को प्राइम नंबर होगा। 11 है और यहाँ पर 15 है, ये भी आपका को प्राइम नंबर है, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या है, कॉमन फैक्टर 1 है, 1 1 1, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 6 × 1, 7 × 1, 9 × 1, तो 1 ही। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं ट्वाइन प्राइम नंबर क्या है, जुड़वां अभाज्य संख्या क्या है। कहता है 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर यदि 2 आ जाए, ट्वाइन प्राइम नंबर, 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर यदि 2 आ जाए तो वो होता है ट्वाइन प्राइम नंबर, जुड़वां अभाज्य संख्या। जैसे कि 5 है, 7 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है, इसका मतलब ये भी ट्वाइन प्राइम नंबर होगा। उसके बाद है जैसे कि 7 और 11, ये ट्वाइन प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर तो ये दोनों है, लेकिन दोनों के बीच का अंतर 2 नहीं है, इसलिए ये ट्वाइन प्राइम नंबर नहीं होगा। उसके बाद 11 13, ये आपका ट्वाइन प्राइम नंबर है, क्योंकि बीच का अंतर क्या है, 2 है। उसके बाद 17 19 को ले सकते हैं, ये भी आपका ट्वाइन प्राइम नंबर है, क्योंकि बीच का डिफरेंस 2 है। तो मतलब 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर यदि 2 आ जाए तो वो हो जाएगा जुड़वां अभाज्य संख्या। इसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या है। आप इन सबको खुद से भी रिवाइज कीजिएगा, तभी जो है सभी को पढ़ पाइएगा, ठीक ना, बारीकी से। तो बारीकी से पढ़ना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों जान लीजिए परिमेय और अपरिमेय संख्या का कुछ कंसेप्ट। परिमेय संख्या किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाए और q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो। यदि q जो है 0 के बराबर हो जाता है तो p/0 हो जाएगा। तो अगर मान ली कि p की लंबाई या फिर वैल्यू कुछ दिया हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो 1/0 कर देते हैं। तो किसी भी टुकड़ा को 0 के लंबाई के बराबर में अगर 1000 टुकड़ा भी कर देंगे तो भी इसका लंबाई उतना ही रहेगा। मतलब कि इसको अनंत टुकड़ा में बांटा जा सकता है 0 से भाग देने पर, इसलिए ये इन्फिनाइट हो जाता है। इसलिए कभी भी q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। इसके बाद अपरिमेय संख्या, मतलब कि इसमें भी p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और न ही परिमेय संख्या होनी चाहिए p/q, वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। √3, √3/2, 2√3, इस तरह से ये सभी अपरिमेय संख्या है। आपसे बार बार जो है कभी कभी पूछा जाता है कि पाई जो है क्या है, परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो पाई को क्या बोलेंगे, ये जो है अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम आपको पूछ दें कि 22/7 ये क्या है, तो दोस्तों 22/7 जो है ये आपका परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान जो होता है 3.14 इस तरह से जो आते रहता है, तो ये कभी समाप्त नहीं होता है। हम आपको बताए थे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है, ये जो है आपका क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। पीछे वाले वीडियो अगर देखे होंगे कभी तो आप सभी को पता होगा। तो ये आपका अपरिमेय, ये भी आपका अपरिमेय, लेकिन 22/7 आपका परिमेय संख्या है। इसके बाद आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि 1 से लेकर के 50 तक में कितना अभाज्य संख्या है, ये सब पूछा जाता है। कभी कभी इस तरह से भी पूछा जाता है, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। अगर इरेशनल नंबर अगर मान लिया r' को, तो मतलब
दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या, दो समान अपरिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समान, मतलब दो समान अपरिमेय संख्या को घटा देंगे तो वो परिमेय संख्या में बदल जाएगा। जैसे कि 2√2 माइनस 2√2 क्या हो जाएगा, 0। 0 क्या है, आपका परिमेय संख्या है। तो इस तरह से दो समान और परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय संख्या आती है। तो कभी कभी इस टाइप से गुणनफल में भी आपसे पूछा जा सकता है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा परिमेय संख्या, अंतर भी हमेशा परिमेय संख्या। दो असमान परिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। तो इसको भी नोट अगर करना चाहे तो आप सभी कर सकते हैं। दोनों को समझ गए होंगे। दो असमान और परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या, दो समान परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय संख्या। अब जान लेते हैं अभाज्य संख्याओं की संख्या पर आधारित प्रश्न किस टाइप से पूछा जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं अभाज्य संख्याओं की संख्या पर आधारित प्रश्न। आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो इन सभी प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। कुल 9 है, ठीक ना, गिनती तो नहीं कीजिएगा उस समय, इसलिए इसको याद रखिए। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो ये हो जाएगा 15। इसके बाद पूछा जा सकता है 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो 25। अब दोस्तों ये तो नॉर्मल हुआ। अब आपको इसमें इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भाई आप बताओ कि 50 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तब क्या बताइएगा। तो आपको पता है 1 से लेकर के 100 तक 25 है और 1 से लेकर के 50 तक 15 है। तो इसका मतलब 1 से लेकर के 50 तक, 50 से लेकर के 100 तक, तो यहाँ तक और यहाँ तक आपको दिया हुआ है 15 है और यहाँ पर 25 है। तो अंतर ले लेंगे, इसका मतलब 10। 50 से लेकर के 100 तक 10 अभाज्य संख्या है। इसके बाद आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 25 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक ना, 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो कैसे बोलेंगे आप, तो आप कहेंगे कि 1 से लेकर के 25 तक, उसके बाद जाएंगे 50 तक। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको क्या करना है, निकालना है। तो हमको 1 से लेकर के 50 तक मालूम है कि 15 है। अगर हम 1 से 25 तक माइनस कर देंगे यानी कि 9 है, इसका मतलब है 25 से लेकर के 50 तक टोटल 6 अभाज्य संख्या होगी। तो आप इस तरह से भी इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट को आप सभी ध्यान में रखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जो आप लोगों को जानना कुछ जरूरी है, योगफल पर आधारित प्रश्न। क्या जानेंगे, योगफल पर। तो चलिए अब जानते हैं योगफल पर आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व करें। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला याद रखने होंगे। जैसे कि पहला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, आप सभी जानते ही हैं, n इंटू n प्लस 1/2। इसे आप इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक अगर हम जाते हैं तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। आप सभी इनका यूज बहुत पहले कर भी चुके होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से सीरीज दिया हो और लास्ट में n स्क्वायर दे दिया। इसका मतलब इसका योगफल जो है n तक के पदों का योगफल हो जाएगा n इंटू n प्लस 1
इंटू 2n + 1 बाय में हो जाएगा 6। बहुत सारे आप में से होंगे जो बहुत बार इन सब का यूज भी कर चुके होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े जरूर होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या होगा। कहने का मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इस तरह से प्लस में आएगा n का क्यूब, जहाँ n जो होगा टोटल टर्म होगा, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा n इंटू n + 1/2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योगफल। यहाँ तक तो आसान था याद रखना। अब दोस्तों हम लोग जो पढ़ने वाले हैं चौथा, प्रथम n विषम संख्या या फिर सम संख्या का योगफल क्या होगा, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। दोस्तों यहाँ पर 2 केस बनता है, ठीक ना। यहाँ पर 2 केस बनता है, दोनों केस को हम यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं। पहला केस ये होगा when n = टोटल टर्म। जब n = टोटल टर्म दिया रहेगा या फिर nth टर्म दिया रहेगा, उस कंडीशन में योगफल क्या होगा। यहाँ पर क्या लिखे हैं, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसे आप ऐसा भी कर सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + इस तरह से यहाँ पर n दे दिए। तो ये n क्या है, टोटल पदों की संख्या है। अब जैसे कि टोटल पदों की संख्या का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4, यहाँ तक हम अगर आपको जोड़ने के लिए बोल दें तो 1 2 3 4, 4 पद है, तो यहाँ पर n का वैल्यू 4 हो जाएगा। और यहाँ पर अभी क्या है, n है, इसका मतलब 7 + 1/2 करते तो यहाँ पर 4 आ जाता, तो 4 नंबर का ये पोजीशन वैल्यू है। इसका मतलब n जो होगा यहाँ पर n पोजीशन वैल्यू है, वही हो जाएगा यहाँ पर टोटल टर्म या फिर nth टर्म। तो बात को समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा n का स्क्वायर। n का स्क्वायर योगफल हो जाएगा। अगर ये जो है सेकेंड कंडीशन में when n = टोटल टर्म नहीं दे करके लास्ट टर्म दे दे, तब क्या कीजिएगा। इस कंडीशन में आपका जो योगफल होगा, यानी कि 1 + 3 + 5 + इस तरह से प्लस n, इस कंडीशन में आपका जो योगफल होगा, तो सबसे पहले आप टोटल पद की संख्या निकालेंगे। तो यानी कि ये जो है 3 नंबर पे है, 1 2 3, तो 5 में 1 जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो 3 नंबर आ जाएगा ना। 7 में 1 जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो 4 नंबर पे आ जाएगा। पोजीशन वैल्यू हमको पता चल जाएगा। इसलिए यहाँ पर करेंगे क्या, n के जगह पर n में 1 जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो ये n का वैल्यू मिल जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म अगर n दिया है तो योगफल कितना होगा विषम संख्या का। अब हम लोग आगे जानते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का योगफल कैसे निकालेंगे। इन सबको आपको याद भी करना है, 5 बार लिखना भी है। इसका यूज भी कैसे करेंगे आगे हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम आगे जानते हैं प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये आपका 5वां होगा, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपका 2 केस बनेगा। यहाँ पर भी आपका 2 केस बनेगा, जैसे कि 2 + 4 + 6 + 8 + इस तरह से n जाएगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि ये n है क्या। तो इसको हम कर लेते हैं केस 1, when n =
टोटल टर्म या फिर nth टर्म। कहने का मतलब 1 2 3, यहाँ पर देखिए 1 नंबर पे है तो 2 है, 2 नंबर पे है तो 4 है, 3 नंबर पे है तो 6 है। कहने का मतलब पोजीशन वैल्यू का सीधा दोगुना है। तो ये n जो होगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 3 4 इस तरह से 10वां पद होगा, तब तो ये 10वां ये पोजीशन वैल्यू है। तो डिपेंड करता है कि ये पोजीशन वैल्यू है या फिर ये ओरिजिनल वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं टोटल टर्म, यानी कि अगर हम यहाँ तक जोड़ते हैं तो 1 और 2, तो 2 पद है तो टोटल पद 2। तो अगर ये टोटल पद है, उस कंडीशन में 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इस तरह से प्लस n, इसका योगफल हो जाएगा n × n + 1। ठीक ना। अगर ये मान लीजिए कि 20वां पद है, 20वां पद है तो 20 1 21 गुना 20 हो जाएगा। इसके बाद जान लीजिए केस 2। केस 2 में क्या होगा, व्हेन n = टोटल टर्म नहीं दे करके लास्ट टर्म दर्शा दिया जाए, कि मतलब ये जो है 8 10 8 10 इस तरह से है, यानी कि कहने का मतलब 2 + 4 + 6 + 8 प्लस इस तरह से यहाँ पर 20 हम दर्शा दिए। इसका मतलब ये 20 डिपेंड करेगा कि ये 20 है क्या। इस तरह से अगर जा रहा है तो ये हो जाएगा 20 है, सिंपल इतना है। तो समझ लीजिए कि ये 10वां पोजीशन पर है। ठीक ना। जैसे कि ये 1 पोजीशन पर, 2 पोजीशन पर, तीसरा पोजीशन पर और ये चौथा पोजीशन पर। तो 4 दूने 8, इसका मतलब 20 है तो 10वां पोजीशन पर होगा। अगर यहाँ पर हम लगा दें, यहाँ पर लगा दें 20वां, मतलब कि पोजीशन वैल्यू 20वां है। तो इस तरह से डिपेंड करता है। तो यहाँ पर तो टोटल टर्म नहीं दे करके लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, टोटल टर्म पहले निकालेंगे। टोटल टर्म कैसे निकालेंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे, तो यानी कि n से n/2 हो जाएगा, ये भी n से n/2 + 1, ये हो जाएगा आपका प्रथम n सम संख्याओं का योग। तो इसको आप सभी याद रखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे इस तरह से पूछ दिया जाए कि वैसी किसी श्रेणी की संख्याओं का योग निकालिए जिसका सार्व अंतर समान हो। कहने का मतलब ये हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं 10 + 12 + 16, यहाँ पर ले लेते हैं 14 + 16 + 18 इस तरह से जा रहा है। प्लस यहाँ पर हम दे देते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं n। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि n अगर हम नहीं ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं। इस कंडीशन में इसका योगफल कैसे निकालेंगे, या तो हम क्या करेंगे 2 से लेकर के 50 तक का योगफल निकाल करके उसके बाद 2 से लेकर के 8 तक या 8 तक माइनस कर देंगे तो 10 से आगे मिल जाएगा हमको, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कहीं से भी शुरू होता है कि अगर डिफरेंस समान होगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है सम का, योगफल का, n × एवरेज। क्या होगा, n × एवरेज। अब ये n क्या है, तो n हो जाएगा यहाँ पर 50 नहीं दे करके n दे दिया जाए, 50 नहीं दे करके nवां दे दिया जाए, nth लगा देते हैं। मतलब कि ये 1 2 3 4 5 5वां पद ये है, तो यहाँ पर हो सकता है कि nवां पद हो। तो nवां पद गुना एवरेज। तो इसका एवरेज अब कैसे निकालेंगे, तो अब ये फंडा आ गया कि एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज कैसे निकालेंगे वो जान लीजिए। अगर सार्व अंतर समान हो तो a + b, कहने का मतलब फर्स्ट पद और लास्ट पद, पहला पद और अंतिम पद को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा, तो ये एवरेज निकल जाएगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर सम निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम मान ली कि ये जो है 50 है, उस कंडीशन में हो जाएगा, इसका मतलब कितना पद है ये निकालना पड़ेगा। तो n का वैल्यू हमको निकालने के लिए AP का यूज करेंगे, ठीक ना। तो या नहीं तो ऐसा करेंगे, 1 से लेकर के 50 तक है तो इसका मतलब 25 पद होगा। 1 से लेकर के 10, 10 से पहले 4 मतलब कि 8, 4 पद इधर हो गया, तो 4 माइनस कर देंगे 25 में से तो 21 हो जाएगा। इसका मतलब 21 पद है। एवरेज कितना होगा,
एवरेज का कहने का मतलब 10 प्लस 50 60 हो जाएगा, 60/2 हो जाएगा, कहने का मतलब 30 हो जाएगा। तो 21 तिया 63, 630 इसका योगफल हो जाएगा। तो इस तरीका से योगफल निकाल सकते हैं। जिस किसी भी श्रेणी का सार्व अंतर समान दिया हो तो योगफल हो जाएगा संख्याओं की संख्या गुना एवरेज। एवरेज निकालने के लिए पहला पद और अंतिम पद को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। अब आपसे कभी पूछा जा सकता है कि x का जो है n तक के टेबल का योग कितना होगा। आप सभी इसको नोट करते चलिएगा जिससे कि आप सभी को बाद में परेशानी नहीं हो। x के n तक के पहाड़ों का योग आपसे पूछा जा सकता है। x के n तक के पहाड़ों का योग क्या होगा। तो दोस्तों पहाड़ों का योग जैसे कि 9 का टेबल, 10th का टेबल, 8 का टेबल, इस तरह से किसी का भी टेबल हम जैसे कि लेते हैं तो ये हो जाएगा x, मतलब जिसका कि टेबल होगा उसको मल्टीप्लाई कीजिए किससे, n इंटू n प्लस 1/2 से। अब इसका यूज कैसे करेंगे वो जानिए। जैसे कि हम आपको बोल दिए कि 5 का टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, इस तरह से जो है हम यहाँ जो है 50 तक गए। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसका योगफल निकालने के लिए n इंटू x इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ पर ये 5 का टेबल है ना, तो यहाँ पर करेंगे क्या, 5 इंटू n प्लस 1/2। तो n का मतलब क्या हो गया कि कितना पद है, तो इसमें पता चला 10 पद है। तो 10 गुना 11/2 हो जाएगा, 2 पंच 10, 5, इसका मतलब 11 5 55 गुना 5 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप ऐसा भी कर सकते हैं, 5 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरह से 10 हो जाएगा। इसका मतलब 5 तो मल्टीप्लाई में आ गया है। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ अगर योगफल निकालिएगा तो ये 10 तक का योगफल आप सभी को पता है n इंटू n प्लस 1, तो यानी कि 10 गुना 11/2, क्योंकि यहाँ से 1 से लेकर के 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। तो यहाँ पर क्या हो गया 10 यानी कि n इंटू n प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 5 यानी कि 55 गुना 5। अगर आप लोगों को 10 तक के टेबल का योगफल निकालना हो, कहने का मतलब 10 जिसमें पद हो, तो 5 से 55 को मल्टीप्लाई यहाँ पर किए। अगर हमको 6 का टेबल निकालना होगा तो 6 इंटू 55 कर देंगे तो 6 के टेबल का योग निकल जाएगा। अगर हमको 7 का टेबल का योग निकालना होगा तो 7 इंटू 55 कर देंगे, 7 के टेबल का योग निकल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 पद नहीं होकर के 20 पद होगा तो यहाँ पर करेंगे क्या, 20 इंटू 20 प्लस 1/2, इस तरह से निकालेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि इस पर आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं और कुछ होमवर्क रहेगा, आप उन सभी को सॉल्व करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। इस पर अभी 2 और वीडियो बनेगा, संख्या पर आधारित प्रश्न। आगे हम लोग जानेंगे बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। इसके बाद जानेंगे कि शेषफल क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, इस पर आधारित प्रश्न को भी देखेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे नंबर सिस्टम पर आधारित प्रश्न, उसके बाद चलेंगे सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद चलेंगे घात घातांक करनी, इसके बाद वर्गमूल घनमूल, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से होते हुए आगे निकलेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। चलिए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल ले चुके हैं, आइए जानते हैं इसे कैसे आसानी तरीके से सॉल्व करें। यहाँ पर है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यहाँ से लेकर के 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो आप सभी आसानी से बता सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2। और दूसरा फॉर्मूला हम क्या बताए कि यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी के बीच का डिफरेंस समान है। इसका मतलब जब भी सार्व अंतर समान हो तो योगफल क्या होता है, योगफल होता है n इंटू एवरेज। कहने का मतलब n इंटू पहला पद और लास्ट पद के योगफल में 2 से भाग दे देंगे तो वो निकल जाएगा एवरेज। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर हम मान ले n का वैल्यू मतलब कि संख्याओं की संख्या कितना है तो 100 है,
और a प्लस बी, कहने का मतलब 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 101 बट्टा में 2, 2 से काटेंगे 50 बार में, तो ये क्या हो जाएगा 50 आपका योगफल आ जाएगा। या नहीं तो n इंटू एन प्लस 1/2 भी करेंगे तो n का वैल्यू 100 है, 100 गुना 101 बट्टे में 2 हो जाएगा। उस तरीक़ा से भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं। आगे है 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस इस तरह से 20 तक आपको जोड़ना है, तो इसका जो योगफल जो होगा वो कितना होगा। तो आप इसे या तो 1 से लेकर के 20 तक का योगफल निकाल लेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, उसमें से क्या करेंगे 1 से लेकर के 10 तक को माइनस कर देंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंस समान है, तो यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाएंगे हम n इंटू एवरेज। n का वैल्यू अब आपको निकालना होगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितना पद है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3, मतलब कि यहाँ तक में 10 पद है, तो ये हो जाएगा n का वैल्यू 10 इंटू एवरेज क्या हो जाएगा 20 1 21, मतलब कि 20 10 30 1 31 बटे 2। यहाँ पर काट लेंगे 5 आ जाएगा, कहने का मतलब 5 3 5 15, 155 आपका योगफल आ जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी किसी श्रेणी के पदों का डिफरेंस समान हो तो n इंटू एवरेज उसका योगफल हो जाएगा। और एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला पद और अंतिम पद को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। अब यहाँ पर है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ से लेकर के 20 तक के स्क्वायर। कहने का मतलब है लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कितना होगा। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, वर्गों का योग जो होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय में 6 होता है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 2 3 यानी कि 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 20 गुना 20 1 21 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 20 गुना 40 1 41 हो जाएगा, बाय में हो जाएगा 6। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 3 होगा, 3 से काटेंगे तो 3 7 21। कहने का मतलब हो जाएगा 7 एकाई 7, 7 चौके 28 और ये 0, मतलब कि 2870 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सम संख्या का योगफल। लगातार सम संख्या है तो यहाँ पर 30 पदों है, क्या है यहाँ पर 30 पदों है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो था, अगर मान ली कि ये केवल सम संख्या रहता तब क्या करते, तब यहाँ पर पदों की संख्या 20 नहीं होती, 2 से भाग देना पड़ता है। यहाँ पर 30 पद दे दिया है, इसका मतलब इसमें टोटल पद कितना है 30 है। अगर यहाँ पर पद नहीं दिया रहता 30 दिया रहता, इसका मतलब वो उसका पोजीशन वैल्यू, मतलब कि मान ली कि ये 10वां पद होता तो 10 का वैल्यू वो कितना होता 30 होता, लेकिन यहाँ पर क्या है 30 पद है। तो इसका मतलब है सम संख्याओं का योगफल कितना होता है n इंटू एन प्लस 1 होता है। तो n का वैल्यू सीधा यहाँ पर 30 रखेंगे, 30 गुना 30 1 31, मतलब क्या हो जाएगा 93 0 930 हो जाएगा। आगे है सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल कितना होगा। सभी 2 अंकीय संख्या, कहने का मतलब 10 प्लस 11 प्लस 12, इस तरह से 99 तक आपका 2 अंकीय संख्या है, इसका योगफल कितना होगा। तो अभी हम क्या बताएं, ये भी क्या है एक सीरीज में है। जब भी सीरीज में हो तो इसका मतलब होगा कि इसका डिफरेंस जो होगा वो समान होगा। डिफरेंस समान होगा तो योगफल क्या होता है n इंटू एवरेज। तो n का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा कि संख्याओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर 1 से लेकर के 99 तक रहता तो पद की संख्या 99 होती, लेकिन यहाँ पर 9 ठो पद जो है वो मिसिंग है, तो 99 में से 9 चला जाएगा तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब n का वैल्यू 90। उसके बाद एवरेज क्या हो जाएगा 99 प्लस 10 कितना हो जाएगा 109 बट्टा में 2, काट दीजिए 45 गुना 109 कीजिएगा तो इसका गुणनफल निकालिएगा तो 4905 हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न को इस तरह से सॉल्व करेंगे। और दोस्तों कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को होमवर्क में मिल रहा है, इसे आप सभी पूरा कीजिएगा
और साथ ही साथ इस पर जितना भी क्वेश्चन बनता है वो सभी क्वेश्चन हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप वहाँ से भी जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट सेशन बहुत जल्द आने वाली है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और हमारे नए साथी नए मेहमान हैं, तो वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आप पेन से दबाइए या फिर पेंसिल से, मुझे नहीं पता है, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर ही दीजिए।